आज हम बात करेंगे उस कहानी की कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने, मसाले खरीदने आई थी, वो सिर्फ 100 सालों में पूरे भारत की मालिक कैसे बन बैठी। ये कहानी सिर्फ लेन देन की नहीं है, इसमें साजिश है, महत्वाकांक्षा है और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। सब कुछ शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। नाम से तो बस एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन बहुत जल्द उनकी नज़रें मुनाफे से हटकर जमीन पर टिक गईं। शुरुआत में तो कंपनी ने आप देखिए धीरे धीरे अपने पैर जमाए। 1600 में बनी, फिर 1613 में सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई। फिर 1696 आते आते उन्हें 3 गांवों से लगान वसूलने का अधिकार भी मिल गया, वही गांव जो बाद में कलकत्ता बने। लेकिन असली गेम चेंजर था 1757 का प्लासी का युद्ध। यहां से सब कुछ बदल गया। और मजे की बात यह है कि प्लासी का युद्ध कोई आमने सामने की बड़ी लड़ाई थी ही नहीं। ये जीत तो हथियारों से ज्यादा रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति, उसकी साजिश का नतीजा थी। और जैसे ही बंगाल के नवाब हारे, कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, वो एक पॉलिटिकल पावर बन गई। इस जीत के बाद जो शुरू हुआ उसे इतिहासकार प्लासी की लूट कहते हैं। मतलब कंपनी ने बंगाल के खजाने को बुरी तरह लूटना शुरू कर दिया। और क्यों? ताकि उसी पैसे से अपनी फौज बड़ी की जा सके और भारत के और हिस्सों पर कब्जा किया जा सके। ये लूट कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ 8 साल में कंपनी ने बंगाल से 60 लाख पाउंड से ज्यादा की दौलत निकाल ली। सोचिए, ये रकम इतनी बड़ी थी कि अब कंपनी को इंग्लैंड से चांदी मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब अब भारत के पैसे से ही भारत को गुलाम बनाने का खेल शुरू हो चुका था। और कंपनी की सोच कितनी बदल चुकी थी, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। 1759 में खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश सरकार को खत में लिखा कि इन अमीर राज्यों पर कब्जा करना तो बहुत आसान होगा। इरादे अब बिल्कुल साफ थे, उन्हें व्यापार नहीं, साम्राज्य चाहिए था। तो सवाल यह है कि बंगाल की दौलत हाथ लगने के बाद कंपनी ने किया क्या? उन्होंने एक तरह की प्लेबुक बना ली। मतलब एक ऐसी फिक्स्ड रणनीति जिसे वो बार बार इस्तेमाल करके बाकी भारत पर कब्जा करने वाले थे। इस प्लेबुक में 3 मेन चालें थीं। पहली, सहायक संधि। इसमें होता क्या था कि भारतीय राजाओं को सुरक्षा देने के बहाने उनकी आज़ादी ही छीन ली जाती थी। दूसरी थी व्यापकत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राज सीधे सीधे कंपनी का हो जाएगा, और अगर ये दोनों तरकीबें काम ना करें तो फिर सीधी लड़ाई। और लॉर्ड डलहौजी ने तो इस गोद लेने की मनाही वाले कानून को बड़े ही सख्त तरीके से लागू किया। सतारा, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई राज्य कंपनी के कब्जे में आ गए। हद तो तब हो गई जब अवध को भी कुशासन या मिस रूल का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। लेकिन इन 100 सालों के राज ने आम भारतीयों की जिंदगी पर बहुत ही बुरा असर डाला था। लोगों के दिलों में अंदर ही अंदर एक गुस्सा सुलग रहा था, और ये चिंगारी बहुत जल्द एक बड़ी आग बनने वाली थी। आर्थिक तौर पे देखें तो देश जैसे बर्बाद हो रहा था। किसानों पर इतने भारी टैक्स थे कि वो कर्ज में डूब गए। हमारे बुनकरों के काम धंधे ठप हो गए क्योंकि बाजार इंग्लैंड से आए सस्ते माल से भर गया था। और जो पुराने जमींदार थे उनसे उनकी जमीनें छीन ली गईं। मतलब किसान से लेकर राजा तक हर कोई परेशान था। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक रिश्ते भी बदल रहे थे। देखिए, शुरू में जो अंग्रेज अफसर आए थे वो यहाँ की संस्कृति में घुलते मिलते थे, सम्मान करते थे। लेकिन 1850 आते आते एक नई नस्ल आई, ऐसे अफसरों की जो खुद को बहुत बड़ा समझते थे, भारतीयों से दूरी रखते थे, और कई तो धर्म बदलने की कोशिशों में भी लगे रहते थे। जाहिर है इस बर्ताव से लोगों में बहुत नाराजगी थी। और अब आते हैं उन पर जो कंपनी की फौज की रीढ़ की हड्डी थे, यानी भारतीय सिपाही। उनकी परेशानियां भी बढ़ रही थीं। उनकी तनख्वाह कम कर दी गई थी। उनके धर्म और जाति को लेकर नई नई बातें होती थीं जो उन्हें पसंद नहीं थीं। और ऊपर से एक नया कानून आ गया जिसके हिसाब से उन्हें समंदर पार लड़ने जाना पड़ सकता था, जो उस वक्त कई ऊंची जाति के हिंदुओं के लिए धर्म के खिलाफ था। तो 100 साल का गुस्सा अब एक जगह जमा हो चुका था। माहौल एकदम तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई एक नए राइफल के कारतूस के रूप में। ये थी पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल, एक नया और बहुत ताकतवर हथियार। लेकिन इसे लोड करने का तरीका थोड़ा अलग था। सिपाही को कारतूस को पैक खोलने के लिए अपने दांतों से काटना पड़ता था।
अब ये जो दांतों से कारतूस काटना था, ये उनकी रोज की ड्रिल का हिस्सा था। सैनिक बिना कुछ सोचे समझे रोज यही करते थे। ये उनकी आदत में शुमार हो चुका था। और फिर वो अफवाह फैली जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला था। उन्हें लगा कि ये कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर उनके धर्म को खत्म करने की साजिश है। तो जब सिपाहियों ने बगावत की तो उन्होंने मुगल बादशाह को जाकर क्या कहा? उन्होंने कहा, हमने अपने धर्म और अपनी आस्था की रक्षा के लिए हाथ मिलाया है। साफ था, ये लड़ाई अब तनख्वाह या जमीन की नहीं थी, ये अपनी पहचान बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। और एक और बात थी, उस समय एक भविष्यवाणी बहुत मशहूर थी कि प्लासी की लड़ाई के ठीक 100 साल बाद कंपनी का राज खत्म हो जाएगा, 1757 से 1857। तो जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि शायद ये भविष्यवाणी सच हो रही है। ये पूरी कहानी